अलीजा परेशान से अपने रूम में इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे जिससे उसका माल पकड़ा ना जाए और नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर हो जाए। तभी एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आने के साथ ही बोला, आप ठीक तो है ना मिस? काफी परेशान दिख रही हैं। ये सुनकर अलीजा ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। कल दोपहर तक माल नेपाल बॉर्डर पहुंच जाएगा और वहां भी कोई कनेक्शन नहीं है जो माल को वहां से निकाल पाए। जो कनेक्शन था उसने हमें धोखा दे दिया है। अलीजा की इस बात पर उस आदमी ने कहा, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह सुन के अलीजा शॉक्ड होते हुए बोली, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं नेपाल में कुछ लोगों को जानता हूँ, उनका अपनी आर्मी और पुलिस से काफी अच्छा कनेक्शन है। वो अगर चाहें तो हमारे माल को आसानी से डिलीवर करवा सकते हैं। उस आदमी ने अलीजा से कहा, जिसे सुनकर अलीजा ने कहा, ओह, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि जिस धंधे में हम हैं उसमें हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारे उन जानने वाले लोगों के साथ हमने कभी काम नहीं किया है। बेशक आपका ये सोचना जायज है, लेकिन नेपाल में आज भी कुछ लोग जुबान की कीमत जानते हैं और जिन लोगों से हम बात करेंगे उनका तो पूरा धंधा ही जुबान पर चलता है, तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। उस आदमी की बात पर अलीजा परेशान होती हुई बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दिनों इंसान की फितरत ही है अपनी जुबान से पलट जाना। हम इतने सारे माल के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप पहले वो देख लें, नहीं तो फिर ये तो है ही। उस आदमी ने कहा। अलीजा के एक आदमी ने उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में अलीजा ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी जिससे आगे चलकर उसे कोई सजा मिले। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के सामने उसकी टीम चुपचाप खड़ी थी। किसी के मुंह से कोई सवाल नहीं निकला, तो विक्रांत ने उन सब की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तो बैठो, मैं ही कुछ सवाल जवाब कर लेता हूँ। इतना कहकर विक्रांत ने सबको बैठने का इशारा किया, जिसके बाद आद्या, रूही और बाकी के दोनों टीममेट्स भी चेयर पर बैठे। तो फिर विक्रांत ने सवाल करते हुए कहा, सबसे बड़ा सवाल, अब तक हमें 4 डेड बॉडीज मिली हैं। संध्या को जिस तरह मारा गया उसी तरीके से मिलता जुलता तरीका इस्तेमाल करके उन तीनों को भी मारा गया। तो इससे क्या साबित होता है? क्या मर्डरर को ये करने में मजा आता है? क्या उसे किसी को दर्द देने में सुकून मिलता है, या फिर किसी मोटिव के चलते वो ये किए जा रहा है? विक्रांत का सवाल सुनकर आद्या ने सबसे पहले कहा, सर, जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं लगता। ये किसी 2 लोगों का काम है या किसी ग्रुप का। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, ओके, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था शायद। ये सुनकर आद्या ने अपनी गर्दन झुका ली। तभी इतने में एक पुलिस की जीप नीचे आकर रुकी, जिसमें से सिद्धू और 2 लेडी कांस्टेबल उतरी और उनके साथ एक लड़की भी थी। फिर चारों ही लिफ्ट से ऊपर आई। उस लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा दिया गया था। वो काफी डरी और सहमी सी नजर आ रही थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा पुलिस स्टेशन देखा। तभी अचानक दरवाजा खुला तो उसका ध्यान दरवाजे पर गया। विक्रांत अपने हाथ में फाइल लिए आया और फिर ठीक उसके सामने चेयर पर बैठते हुए पूछा, तुम संध्या और जोसेफ के बारे में क्या जानती हो? ये सवाल सुनकर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विक्रांत ने 2 मिनट रुककर कहा, चलो एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल करते हैं, तुम अपने बारे में बताओ। ये सुनकर उस लड़की ने डरी और सहमी सी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम कायल है, मैं झारखंड के गांव से हूँ, यहाँ गर्ल्स पीजी में रहती हूँ। इसी तरह कायल अपने बारे में बताती रही और विक्रांत बस उसकी आंखों में आंखें डाले उसे सुनता रहा, जैसे उसे इन सब में कहीं ना कहीं झूठ की बू आ रही। तो फिर जब उस लड़की ने विक्रांत को एकटक अपनी तरफ देखते देखा तो वो थोड़ा और डरने लगी। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, सच में 2 साल से पीजी में रह रही है। ये सुनकर भी विक्रांत ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखता रहा। फिर आधे घंटे तक विक्रांत उसे देखता रहा और वो लड़की अपनी सफाई में बोलती रही। तो विक्रांत ने खड़े होकर कहा, तुम्हें चाय पीना पसंद है? ये सुनकर कायल को थोड़ा अजीब लगा कि वो जेल में है या किसी के घर में जो उसको चाय के लिए पूछा जा रहा है। कायल ने हाँ में गर्दन हिलाई, जिसके बाद विक्रांत बोला, ओके वेट, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर विक्रांत बाहर आता है और बाहर आते ही सिद्धू से कहता है, पीजी ओनर से बात करके क्रॉस चेक करो वो कितने टाइम से पीजी में रह रही है। ये सुनकर सिद्धू ने जी सर कहा और फिर अपने काम पर लग गया। तभी रूही विक्रांत के पास आकर कहती है, क्या उसने कुछ बताया? नहीं, कुछ खास नहीं, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर रूही ने विक्रांत से सवाल करते हुए कहा, हो सकता है कोई रैंडम लड़की ही हो जिसे वाकई में संध्या और जोसेफ के बारे में ज्यादा पता ना हो।
और हम यूं ही कोशिश कर रहे हैं। रूही की इस बात पर विक्रांत कुछ कहता, इतने में सिद्धू आया। उसने आते ही कहा, सर पीजी ओनर ने बताया है कि लास्ट मंथ ही शिफ्ट हुई थी। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, ओके थैंक्स। फिर भी सिद्धू ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए सब कुछ बताया। तो सिद्धू की सारी बात सुनने के बाद विक्रांत ने कहा, चाय बन गई हो तो ले आना। जी सर, सिद्धू ने कहा। जिसके बाद विक्रांत वापस इन्वेस्टिगेशन रूम में कायल के पास आया और फिर अंदर आते ही कहा, आ रही है चाय। ये सुनकर कायल ने हल्का सा हूं कहा। जिसके बाद विक्रांत ने बैठते हुए कहा, तुमने झूठ बोलना कहां से सीखा? ये सवाल सुनकर कायल ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो तुम अच्छे से गई हो, अब अनजान बनने की एक्टिंग करो तो वो अलग बात है, विक्रांत ने कहा। तभी इतने में रूही चाय लेकर अंदर आई। उसने कायल के सामने कप रखा, फिर एक कप विक्रांत के सामने। जिसके बाद विक्रांत ने कायल से पूछा, तुम्हारे पीजी ओनर से बात हुई? उसने बताया कि तुम्हें ज्यादा दिन तो नहीं हुए और तुम कह रही हो कि तुम्हें पीजी में रहते 2 साल हो गए। ये सुनकर कायल की सांसें रुक सी गई। उसका झूठ पकड़ा गया। फिर कायल कुछ कहती इससे पहले ही विक्रांत ने कहा, तुम इससे पहले एक दूसरे पीजी में रहती थी जिसका ओनर कौन है तुम और मैं दोनों जानते हैं। फिर तुम वहां से निकल गई, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुमने कोई दूसरी पीजी ज्वाइन नहीं की। तो उस वक्त तुम कहाँ थी? उन 15 दिनों के लिए कहां पर थी तुम? विक्रांत की ये बातें सुनकर कायल कुछ बोल ही ना सकी। तो फिर रूही ने कायल से कहा, अब कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं, तुम जितना जानती हो वो सब कुछ बता दो, नहीं तो फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। ये सुनकर कायल ने हूं में गर्दन हिलाते हुए कहा, पहले मैं जिस पीजी में रहती थी उसका ओनर जोसेफ था। तो जब संध्या मुझे लेने आती थी या छोड़ने आती थी तो जोसेफ देखता रहता था और वो उसे पसंद करने लगा। फिर एक दिन जोसेफ और संध्या की दोस्ती हो गई, पर फिर मुझे अजीब लगता था उनके साथ वक्त बिताना, तो मैं उन दोनों को अवॉइड करने लगी। लेकिन संध्या जानती थी कि मैं उसे किसी और के करीब जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसके बावजूद वो ऐसा करती थी। ये सुनकर रूही और विक्रांत के होश उड़ गए। उन्होंने जैसा सोचा था ये उससे भी भयंकर ट्विस्ट था। जहां एक तरफ कायल पूछताछ में अलग ही लेवल के खुलासे कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्लाइड के सामने अलीजा खड़ी थी। अलीजा अपनी बात रखते हुए आखिर में कहती है, मिस्टर क्लाइड, इसके अलावा भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें उसकी बात माननी होगी। यह सुनकर क्लाइड ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर क्लाइड ने थोड़ा सोचकर अलीजा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम वो सब एक से हैं, हम सब में एक सी जान है, लेकिन अभी बात मेरे रिचुअल से हटकर मेरे धंधे की है। अगर माल सही से डिलीवर नहीं हो पाता है तो इतने बड़े लॉस को हम कवर कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर अलीजा कोई जवाब नहीं दे पाई, जैसे उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। जब अलीजा की साइड से कोई जवाब नहीं मिला तो मिस्टर क्लाइड ने कहा, सोचो, पूरी रात बाकी है, अभी अच्छे से सोचो और कोई सेफ रास्ता निकालो। मैं अपने 3000 करोड़ के माल के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, इतना बड़ा लॉस मैं कभी कवर नहीं कर पाऊंगा। क्लाइड की बात सुनकर अलीजा ने हाँ में गर्दन हिलाने के बाद कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। क्लाइड, जो कि इस वक्त ट्राइबल हिल एरिया से दूर है, तो वहीं ट्राइबल हिल एरिया में रेवर सभी क्लाइडियंस के साथ मिलकर प्रे कर रहा है। मिस्टर क्लाइड की नामौजूदगी में रेवर ही यहाँ का लीडर होता है। तो रेवर ने सभी क्लाइडियंस की तरफ देखकर कहा, हम सब मिस्टर क्लाइड के प्यारे हैं, लेकिन उन्हें कोई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पितामह को खुश करने का एकमात्र रास्ता है माया से मुक्ति, और आप सब एक हद तक इस रास्ते में आगे बढ़ चुके, जो कि आपकी महानता दिखाता है। आपको अपने शरीर के तुच्छ चमड़ी से कोई लगाव नहीं। ये चमड़ी हम इंसानों में द्वेष और नफरत पैदा करती। ये चमड़ी हम इंसानों को काला और गोरे में बांटने का काम करती। लेकिन आप सब क्लाइडियंस इससे बहुत आगे निकल आए। मुझे यकीन है कि आप अपनी चमड़ी से किसी तरह का कोई लगाव नहीं रख रहे। रेवर की इन बातों से साफ पता चल रहा है कि वो अगले टारगेट की तैयारी में लग चुका है और सबसे पहला शिकार एक क्लाइडियन को बनाया जाएगा, जो कि इनका मानना है कि ये शुभ होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कायल विक्रांत के सामने बड़े बड़े खुलासे किए जा रही है। तो फिर विक्रांत ने कायल से पूछा, तुम्हें संध्या पसंद थी तो तुम उससे दूर जाने लगी। ये बात सही से मेल नहीं खा रही। हाँ, क्योंकि संध्या को और भी शौक थी जो वो जोसेफ और मेरे साथ मिलकर पूरा करना चाहती थी, जिसके लिए मैं कभी तैयार नहीं थी, लेकिन जोसेफ हर वक्त तैयार रहता था। संध्या ने विक्रांत को बताया, जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, ओ। और फिर विक्रांत ने
संध्या के घर से जब्त हुए सामान में से एक डिजिटल डिवाइस दिखाते हुए कहा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विक्रांत के हाथ में डिजिटल डिवाइस देखकर कायल कहती है, ये तो संध्या की डिजिटल डायरी है। ये सुनकर विक्रांत रूही की तरफ देखता है और फिर रूही आगे कायल से कहती है, क्या संध्या डायरी भी लिखती थी? हाँ, मोस्टली वो सब लिखती थी जो उसने पूरे दिन में किया था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? आपको जोसेफ से पूछना चाहिए। मैं तो संध्या से पिछले काफी टाइम से मिली भी नहीं थी, बस आखिरी बार उसके साथ कैफे गई थी, कायल ने कहा। कायल के इस बात पर विक्रांत ने कहा, लेकिन तुमसे भी सवाल करना जरूरी है। तुम संध्या से प्यार करती थी लेकिन उसको जोसेफ से प्यार था, तो तुम्हारे पास मोटिव है ना उसको मारने का। नहीं सर, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती, कायल ने कहा। तभी विक्रांत का फोन बजा तो विक्रांत उठकर बाहर गया। विक्रांत के जाने के बाद रूही ने कायल से पूछा, अगर तुम वाकई में संध्या से प्यार करती हो तो तुम्हें हमें सारी बात बतानी चाहिए, तभी हम उसे इंसाफ दिला पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर कायल ने कहा, जोसेफ किसी क्लैडियन कम्युनिटी की बात बार बार करता रहता था। मैंने सुना था वो कई बार क्लैडियन की अच्छाइयों के बारे में संध्या को बताया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्लैडियन कम्युनिटी कैसी है। क्लैडियन, ये नाम सुनते ही रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। विक्रांत फोन पर बात करके वापस आके पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद रूही ने कहा, ठीक है, मैं पता कर लूंगी। रूही की इस बात पर विक्रांत थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये कैसे क्लैडियन से पता करने वाली है। आखिर क्या है इस डिजिटल डायरी में? क्या इसमें संध्या की और भी बातें छिपी हैं जिन्हें जानकर विक्रांत अपने इस केस में आगे बढ़ पाएगा या फिर नहीं? और क्या वाकई में मिस अलीजा अपने उस आदमी की बात को नहीं मानेंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।